नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा बंगाल चुनाव से आ रही है। सियासत, ममता बनर्जी की चिट्ठी ने छेड़ी नई बहस, क्या चुनाव में मिलेगा इसका फायदा? दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2021, ममता बनर्जी ने हावड़ा के इच्छापुर में किया रोड शो, कहा बंगाल को बांटना चाहती है भाजपा। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नींव, जय श्री राम की टीस, दीदी अब खेला होबे। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आपको भी लगता है बंगाल में भाजपा की सरकार बुरी तरह हारने वाली है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। सियासत, ममता बनर्जी की चिट्ठी ने छेड़ी नई बहस, क्या चुनाव में मिलेगा इसका फायदा? जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी सरकार बनेगी इसका पता तो 2 मई को ही चलेगा। दीदी हैट्रिक लगाएंगी या भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलेगा, यह चर्चा का विषय है। इससे पहले कयासों का दौर लगातार जारी है। जानकारों की इस पर अपनी अलग अलग राय है। दरअसल दूसरे चरण के मतदान से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा दांव चला। राज्य में चुनाव के बीच उन्होंने कई राजनीतिक पार्टियों को चिट्ठी लिखी। दीदी की इस चिट्ठी ने नई बहस छेड़ दी है। बीते दिनों दीदी ने भाजपा विरोधी सभी दलों को एक चिट्ठी लिखकर एकजुट होने की अपील की थी। जानकार बताते हैं कि इस चिट्ठी के कई मायने हो सकते हैं। यह रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है या फिर दीदी को हार का डर भी सता रही होगी, इसलिए दीदी की इस चिट्ठी का अर्थ निकालना मुश्किल है। दरअसल बंगाल में अभी 6 चरणों का मतदान बाकी है। तीसरे चरण के लिए 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। दीदी ने जिन राजनीतिक पार्टियों को चिट्ठी लिखी है उनमें सिर्फ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, बाकी के पार्टियों का बाहर से समर्थन है। बता दें कि ममता बनर्जी ने जिन राजनीतिक पार्टियों को चिट्ठी लिखी है उनमें कांग्रेस सोनिया गांधी, एनसीपी शरद पवार, डीएमके एमके स्टालिन, राजद तेजस्वी यादव, शिवसेना उद्धव ठाकरे, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, बीजेडी नवीन पटनायक और वाईएसआर कांग्रेस जगन रेड्डी शामिल हैं। ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में लिखा, मैं यह चिट्ठी उन सभी राजनीतिक पार्टियों को लिख रही हूं जो भाजपा के खिलाफ है। मैं इस बात को लेकर चिंतित हूं कि भाजपा की केंद्र सरकार लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अब वह समय आ गया है जब हमें लोकतंत्र बचाने के लिए भाजपा के खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए। तो क्या ममता की इस चिट्ठी का फायदा चुनाव आयोग और चुनाव के बाद बनी स्थितियों में मिल सकता है? यह अपने आप में बड़ा सवाल। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2021, ममता बनर्जी ने हावड़ा के इच्छापुर में किया रोड शो, कहा बंगाल को बांटना चाहती है भाजपा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने शनिवार को हावड़ा के इच्छापुर में रोड शो किया। ममता के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। ममता ने कहा कि बीजेपी बंगाल को बांटना चाहती है। क्या आप वांग वैंग आंदोलन के बारे में जानते हैं? इन दिनों भी ऐसा ही हो रहा है। ये लोग बंगाल, इसकी भाषा और इसकी संस्कृति को समाप्त करना चाहते हैं। उत्तर 24 परगना में ममता ने कहा कि मैं सभी अल्पसंख्यक भाइयों और बहनों से अनुरोध करती हूं कि वे अपने मत विभाजन की अनुमति ना दें। इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि परोक्ष रूप से बंगाल के विधानसभा चुनाव का संचालन शाह कर रहे हैं। एक महिला को हराने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसका उदाहरण है राज्य के बुक किए गए हजारों होटल। रोज भाजपा नेता प्राइवेट हेलीकॉप्टर से बंगाल के विभिन्न स्थानों पर उतर रहे हैं। भाजपा चाहे जितनी कोशिश कर ले मगर वह मुझे पराजित नहीं कर पाएगी। ममता ने शुक्रवार को दिनहाटा, कूच बिहार व नाटाबाड़ी में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा के गुंडों ने मेरा पैर तोड़ दिया मगर मेरा मनोबल नहीं तोड़ पाएंगे। मैं टूटे पांव से एक ही दिन में नंदीग्राम तो दूसरे दिन दिनहाटा पहुंच सकती हूं। मुझसे कोई टक्कर नहीं ले सकता। मुझसे टकराने वाला खुद ब खुद चकनाचूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तृणमूल के गद्दारों के बल पर भाजपा राज्य में सत्ता पाने का स्वप्न देख रही है जो कभी पूरा नहीं होगा। उधर कूच बिहार में कहा कि मैंने यहाँ की सभी मांगे पूरी की है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बीएसएफ व केंद्रीय पुलिस का सम्मान करती हूँ, पर वह लोग भाजपा कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहे हैं। चुनाव चल रहा है इसलिए मैं शांत हूं। चुनाव के बाद सबका हिसाब होगा। आयकर विभाग की छापेमारी सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता व नेताओं पर ही होती है, सिर्फ बंगाल में होती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में प्रवर्तन निदेशालय व आयकर विभाग के अधिकारी नहीं जाते। भाजपा में गुंडे भरे हुए हैं और दंगा कराने में माहिर सरकार है। भाजपा भगवान का नाम बेचकर राजनीति करती है। मंडल कमेटी के अनुसार चुनाव करवा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नींव, जय श्री राम की टीस, दीदी अब खेला होबे। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये बदलाव अचानक नहीं आया है। ये बीजेपी के उस मिशन बंगाल का नतीजा है जिसका खाका 7 से 8 जून 2014 को खींचा गया। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के महज 12 दिनों बाद इसमें पश्चिम बंगाल को तृणमूल कांग्रेस मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया। 2011 तक लेफ्ट के रूप में बीजेपी के सामने एक बड़ा आइडियोलॉजिकल बैरियर था। इसके कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मस्थली पर हिंदुत्व का प्रयोग सफल नहीं हो रहा था। जैसे ही ममता बनर्जी ने इस बैरियर को ध्वस्त किया, बीजेपी सुपर एक्टिव हो गई। अब कुछ और फैसले देखिए। 20 जून को पश्चिम बोंगो दिवस के तौर पर मनाने पर फैसला किया हुआ है।
फैसला हुआ। 1947 में इसी दिन धार्मिक आधार पर बंगाल के बंटवारे पर वोटिंग हुई थी। इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को उभारने की कोशिश की गई। मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर 23 जून 2014 को कोलकाता में पद यात्रा निकाली गई। बंगाल में इसे जोरदार तरीके से आत्म बलिदान दिवस के तौर पर मनाने का सिलसिला शुरू हो गया। इस साल 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT खड़गपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने की घोषणा की। पिछले साल 22 जुलाई को 150 साल पुराने कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा गया। इससे साफ है कि लेफ्ट और कांग्रेस की खाली हुई जमीन पर वैचारिक सैद्धांतिक दस्तक देने की तैयारी बीजेपी ने पुरजोर तरीके से कर ली थी। कांग्रेस से जुड़े श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सबसे युवा वाइस चांसलर बने। 1939 में वह हिंदू महासभा से जुड़ गए। जब सुभाष चंद्र बोस 1941 में कलकत्ता से बाहर गए तो वीर सावरकर के रास्ते पर मुखर्जी ने हिंदू बहुल जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मुहिम चलाई। हिंदू महासभा में रहते तो वो नेहरू कैबिनेट में शामिल भी हुए, लेकिन 1950 में इस्तीफा दे दिया। वो MS गोलवलकर के पास गए और संघ की राजनीतिक शाखा बनाने की कोशिश हुई। 21 अक्टूबर 1951 को पहले आम चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनसंघ का उदय हुआ। इस चुनाव में जनसंघ ने 347 में 92 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। जीत मिली 3 पर। इसमें भी 2 पश्चिम बंगाल से आई। मुखर्जी खुद दक्षिण कलकत्ता से जीते और दुर्गा चरण बनर्जी मिदनापुर से। 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के असामयिक निधन से बंगाल में जनसंघ के प्रसार पर ब्रेक लग गया। जनसंघ को विधानसभा में पहली सफलता 1967 में मिली, जब GN मंडल सुंदरबन की गोसाटा सीट से जीते। 1977 में हरिपद भारती और विष्णुकांत शास्त्री विधानसभा पहुंचे। तब तक किसानों और मजदूरों के बीच वामपंथ की लहर मजबूत हो चली थी। लंदन से पढ़े लिखे बैरिस्टर ज्योति बसु गरीबों के मसीहा के तौर पर CM की कुर्सी पर बैठे तो फिर किसी विचारधारा को पनपने का मौका नहीं दिया। 1980 में बीजेपी के गठन के बाद पार्टी को विधानसभा में पहली सीट के लिए 19 साल इंतजार करना पड़ा। 1999 में बादल भट्टाचार्य TMC की मदद से अशोकनगर का उपचुनाव जीते, पर वामपंथ के गढ़ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। लेफ्ट की किताब में उनकी कोई जगह नहीं थी। जब 2000 में PM अटल बिहारी वाजपेयी कोलकाता में मुखर्जी के करते हैं अगली खबर की तरफ। PM को ममता बनर्जी का जवाब, हमें ना दें नसीहत, पहले गृह मंत्री को करें नियंत्रित। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। तृणमूल PM के उस बयान पर फिर बिफर गई जिसमें उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में हार रही हैं और उन्हें सुरक्षित सीट तलाशनी चाहिए। तृणमूल सुप्रीमो ने PM पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें दूसरी सीट से लड़ने की PM की सलाह की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल की एक जनसभा में कहा, मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहती हूं कि पहले अपने गृह मंत्री को नियंत्रित करें, उसके बाद हमें नियंत्रित करने की कोशिश करें। हम आपकी पार्टी के सदस्य नहीं हैं कि आप हमें नियंत्रित करेंगे। बनर्जी ने आरोप लगाया कि शाह केंद्रीय बलों द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार करवा रहे हैं। ममता ने कहा, मैं आपके पार्टी की सदस्य नहीं हूं, मुझे अन्य सीट से लड़ने की सलाह ना दें। मैं नंदीग्राम से लड़ी हूं और मैं वहां से जीतूंगी। गौरतलब उलूबेरिया की एक रैली में बृहस्पतिवार को PM ने कहा था कि बंगाल की जनता ने मन बना लिया है, नंदीग्राम में हार को देखते हुए दूसरी सीट से लड़ना चाहिए। ममता ने अपनी रैली में आरोप लगाया कि चुनाव आयोग नहीं बल्कि अमित शाह करवा रहे हैं। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने परिवर्तन यानी परिवर्तन के नारे के लिए तृणमूल कांग्रेस की खिंचाई की। मिथुन ने कहा कि राज्य में कोई बदलाव नहीं हुआ, तृणमूल का नारा झूठा है। उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य है राज्य में परिवर्तन लाना, जहां हिंसा की कोई जगह नहीं है। मिथुन भाजपा उम्मीदवार विमान घोष के समर्थन में प्रचार कर रहे थे। बता दें, पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के तहत 6 अप्रैल को मतदान होंगे। 8 चरणों में होने वाले चुनाव में मतों की गिनती 2 मई को होगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021, TMC ने केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ खोला मोर्चा, चुनाव आयोग से कहा बीजेपी की कर रहे मदद। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 2 चरण बीत चुके हैं। 6 अप्रैल को तीसरे चरण की वोटिंग कराई जानी है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने चुनावों के दौरान ड्यूटी पर तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शुक्रवार को चुनाव आयोग से मुलाकात कर TMC के एक प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बल बीजेपी का पक्ष लेने वाला रवैया अपना रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी चुनाव आयोग से शिकायत की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में वोटिंग वाले दिन 2 घंटे तक एक मतदान केंद्र के भीतर रहकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा और बंगाल के मंत्री सुब्रत मुखर्जी की अगुवाई में पार्टी के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरिज आफ्ताब से मुलाकात की। TMC नेताओं ने कुछ मतदान केंद्रों में केंद्रीय पुलिस बलों की तरफ से कथित तौर पर बीजेपी का पक्ष लेने और भेदभाव किए जाने की शिकायत की। कुछ ही देर बाद बीजेपी नेता शिशिर बाजोरिया और पूर्व राज्यपाल तथागत राय
तथागत रॉय के नेतृत्व में बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलने पहुंचे। वहीं बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि एक मतदान केंद्र पर 2 घंटे तक मुख्यमंत्री की मौजूदगी से मतदान की प्रक्रिया बाधित हुई और यह आदर्श आचार संहिता के खिलाफ था। यशवंत सिन्हा ने चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से निर्देश देकर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने चुनाव आयोग को बताया कि विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरण में कई बूथों पर केंद्रीय बलों की भूमिका भेदभावपूर्ण रही है। बीजेपी की ओर से हमारी पार्टी के सहयोगियों पर हमले की और हिंसा की घटना। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।